Hello and joined everyone. Welcome back to our YouTube channel, The Defense Guide. And today in this video, we are going to study about cell. सेल एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, रेदर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्जाम में बहुत क्वेश्चन इससे आते हैं, तो इसीलिए हम सेल को पढ़ रहे हैं। इससे पहले ऑलरेडी पार्ट 1 आ चुकी है जिसमें हमने बहुत सारे टॉपिक्स डिस्कस कर लिए हैं, जैसे कि हमने प्लांट सेल और एनिमल सेल डिस्कस कर लिया है, यूकैरियोटिक सेल्स एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स में डिफरेंस डिस्कस कर लिया है। फिर हमने सेल को पढ़ना स्टार्ट किया था तो हमने सेल की मेम्ब्रेन, सेल की वॉल और जो है न्यूक्लियस भी पढ़ लिया है और न्यूक्लियस के अंदर के पार्ट्स भी देख लिए हैं, जैसे कि न्यूक्लियोलस और एंड देन डीएनए। फिर डीएनए के स्ट्रक्चर को देख लिया है, डीएनए का मोनोमर क्या होता है और कैसे बनता है वो देख लिया है, डीएनए का मॉडल देखा है हमने कि कैसा उसका शेप होता है। बहुत सारी चीज़ें हमने पार्ट 1 में डिस्कस की हैं, तो पार्ट 1 इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ उसको देखना, उसके बाद ही आप पार्ट 2 कंटिन्यू करना देखना, राइट। सो प्लीज़ मेक श्योर टू वॉच दैट वीडियो। एंड अगर आपको जो है PDF चाहिए रिवाइज करने के लिए तो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, और टेलीग्राम चैनल पे आपको और भी अपडेट्स हम लोगों से रिलेटेड मिलते रहेंगे अगर आप हमें टेलीग्राम चैनल पे फॉलो करते हैं, तो जल्दी से फॉलो कर लो। लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है और अबाउट सेक्शन में भी लिंक आपको टेलीग्राम की मिल जाएगी, ठीक है। नाउ विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक और कंटिन्यू करते हैं सेल को पढ़ना। कुछ ही सेल ऑर्गेनल्स बच गए थे जो हमने नहीं डिस्कस किए थे पार्ट 2 में, उसको हम यहाँ पे कवर करेंगे और एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में आपके सेल ऑर्गेनल्स पे क्वेश्चंस आते हैं। सेल ऑर्गेनल किसमें है किसमें नहीं है या उसकी क्या फीचर है ये पूछ लेते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप देखोगे, जैसे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं आपको दिखा दूं तो ऐसे ही सेल मेम्ब्रेन में क्या स्टेटमेंट सही है क्या करेक्ट है, बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आते हैं, तो क्वेश्चंस तो जरूर से देख करके जाना, राइट। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू आवर टॉपिक, जो कि अभी हम लोग किस टॉपिक पे थे, हम लोग थे न्यूक्लियोलस पे। न्यूक्लियोलस मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख रखा है अच्छे से एक्सप्लेन के बाद भी कि आपको सेल के अंदर एक न्यूक्लियस देखने को मिलेगा। न्यूक्लियस में यहाँ पे इस तरीके से आपको क्रोमैटिन थ्रेड्स दिख रहे हैं जिसमें डीएनए है, और ये आपको एक न्यूक्लियोलस देखने को मिल रहा है अलग से न्यूक्लियोलस, यानी कि न्यूक्लियस के अंदर है न्यूक्लियोलस, ठीक है। ये न्यूक्लियोइड नहीं है, याद रखना न्यूक्लियोइड नहीं है ये। न्यूक्लियोइड क्या होता है, प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं उनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है उस तरीके से एक इरेगुलर रीजन में रहता है, ठीक है। इसी को हम लोग न्यूक्लियोइड कह देते हैं, क्योंकि वो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता है। आपको पहले ही बताया कि देयर इज नो, उनका जो न्यूक्लियस है वो एडवांस नहीं है, तो उस प्रिमिटिव न्यूक्लियस को आप न्यूक्लियोइड कह सकते हो, क्योंकि वो एडवांस है नहीं, सेल मेम्ब्रेन है नहीं प्रोकैरियोटिक सेल्स में, ठीक है। तो न्यूक्लियोइड इज डिफरेंट एंड न्यूक्लियोलस न्यूक्लियस के अंदर आपको देखने को मिलता है। ये न्यूक्लियस का लगभग 25% वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है। इसके अंदर क्रोमोसोम्स नहीं होते, देखो क्रोमोसोम्स बाहर है, ठीक है, तो क्रोमोसोम्स इसके अंदर नहीं होते, इसके अंदर आरएनए होता है। आरएनए मिल जाएगा क्योंकि आरएनए प्रोटीन सिंथेसिस करता रहता है, और न्यूक्लियोलस जो है वो राइबोसोम्स की सब यूनिट के प्रोडक्शन में इन्वॉल्व रहता है, और राइबोसोम्स भी प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व रहता है, इसलिए इसके अंदर आरएनए होता है बट क्रोमोसोम्स नहीं होते हैं। इसके साथ न्यूक्लियस टॉपिक अच्छे से कंप्लीट हो गया हमारा, ठीक है। अब देखते हैं सेल ऑर्गेनल्स को, तो अब हम शुरू करते हैं सेल ऑर्गेनल्स राइबोसोम से। तो राइबोसोम सेल ऑर्गेनल सबसे पहले ऊपर देखते हैं जो हमने डिस्कस किया है पुराना, ये देखो एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों में ही मैंने कहा था कि कुछ कुछ चीजें दोनों में होंगी, जैसे कि देखो राइबोसोम्स दोनों के अंदर है, राइबोसोम्स आपको देखने को मिल रहे हैं, ये छोटे छोटे हैं, ये राइबोसोम्स। तो जो राइबोसोम्स हैं ये स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनल है, देखो सबसे छोटे दिख रहे हैं आपको, दीज आर स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनल। नाउ स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनल होने के साथ साथ इनका काम लेकिन इंपॉर्टेंट है, क्या, ये लोग आपके प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल कहलाते हैं, ठीक है, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल कहलाते हैं, क्योंकि ये जो भी आरएनए होता है उसको ट्रांसलेट करके प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। आपको मैंने पहले बताया था प्रोटीन कैसे बनता है, जब आरएनए ट्रांसलेशन करके प्रोटीन सिंथेसिस करता है, ठीक है, तो उसमें राइबोसोम्स काम आते हैं, वो प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं। एंड दे आर प्रेजेंट इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दे आर प्रेजेंट इन प्लास्टिड्स एंड दे आर आल्सो प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रिया। मतलब अगर हम वापस से स्ट्रक्चर को देखने की कोशिश करें जो यहाँ पे है, ये आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी आपको अटैच मिल जाएंगे राइबोसोम्स। माइटोकॉन्ड्रिया जो कि दोनों के अंदर होता है, प्लांट सेल एनिमल सेल के अंदर, उसमें भी आपको राइबोसोम्स देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए जो राइबोसोम है वो इंपॉर्टेंट है कि वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया इनमें प्रेजेंट होते हैं, एंड दे कंटेन आरएनए एज आई हैव टोल्ड यू, क्योंकि ये प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं, और ये प्रोकैरियोट्स में भी देखने को मिलेंगे और यूकैरियोटिक सेल्स में भी देखने को मिलेंगे। प्रोकैरियोट में 70S टाइप में और यूकैरियोट्स में 80S टाइप में। दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर यू इट इज इम्पोर्टेंट कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों में मिलते हैं। गॉट इट। नाउ राइबोसोम
फिर यानी कि और ये सब में प्रेजेंट होते हैं, प्लांट और एनिमल सेल्स में भी हमने ऊपर देखा, ठीक है। उसके बाद अगला जो हमारा सेल ऑर्गेनल है वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये भी एक इम्पॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल है जो कि प्लांट और एनिमल सेल दोनों में देखने को मिलता है। अभी मैंने ऊपर अगर आपको पिक्चर दिखाऊं मैं तो ये देखो यहाँ पे आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपको दोनों में देखने को मिल जाएगा। तो अच्छे से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को देख लो, शेप देखो उसका किस तरीके से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का शेप इधर भी है और इधर आप देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ है, ये देखो इधर भी है, ये शो कर रहा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। ये कुछ इस तरीके से चैनल में होते हैं, दे आर लाइक दिस, ठीक है। तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं आपको वैसे चैनल्स में आपको फॉर्म होते हुए दिख जाएंगे एंड दे आर फ्लैट ट्यूब स्ट्रक्चर। इस तरीके से फ्लैट होते हैं, फ्लैट मतलब ऐसे फ्लैट शेप में, मोटे नहीं, फ्लैट होते हैं और दे हैव अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जिसे हम सिस्टर्ने कहते हैं। ये जो ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ये जो ट्यूब बन रहा है इसको हम सिस्टर्ने कहते हैं, ठीक है। दे आर कनेक्टेड विद द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कनेक्टेड रहते हैं ये और हेल्प करते हैं प्रोटीन के ट्रांसपोर्टेशन में, प्रोटीन के सिंथेसिस में, चाहे लिपिड्स का सिंथेसिस हो गया, ग्लाइकोजन हो गया, कुछ और स्टेरॉइड्स भी होते हैं जैसे कोलेस्ट्रॉल, प्रोजेस्ट्रॉन, टेस्ट्रॉन। तो स्टेरॉइड्स के भी प्रोडक्शन में, प्रोटीन के भी प्रोडक्शन में, लिपिड्स एंड ग्लाइकोजन इन सबके भी प्रोडक्शन में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कंट्रीब्यूट करता है। गॉट इट, देयर वेरी लार्ज नेटवर्क ऑफ स्ट्रक्चर्स या ट्यूब्स जो कि होते हैं। तो इनको इसीलिए दो पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं क्योंकि आपको क्या देखने को मिलेगा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कभी कभी राइबोसोम अटैच हो जाता है। तो वो राइबोसोम जब अटैच, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है तो उसमें कभी कभी आपको ऐसे राइबोसोम्स अटैच दिख जाएंगे। जब राइबोसोम अटैच हो गए तो ये थोड़ा रफ हो गया, तो इसलिए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बन जाता है। अब सिंस राइबोसोम्स अटैच है तो प्रोटीन सिंथेसिस होगा ही होगा, तो राइबोसोम्स के साथ ये लोग क्या है कि प्रोटीन सिंथेसिस में फिर ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपका काम आता है। तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वहीं पे अगर ये राइबोसोम अटैच नहीं है, राइबोसोम्स अगर नहीं अटैच्ड है तो वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपका कहलाएगा। दिस इज द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका क्या काम हो जाएगा, ये सिंथेसिस करेगा स्टेरॉइड्स का, ठीक है, हार्मोन्स का, लिपिड्स यानी कि फैट मॉलिक्यूल्स का, स्टेरॉइड्स, हार्मोन्स, लिपिड्स, इनका सिंथेसिस करता है और सरफेस प्रोवाइड करता है कि कोई और बायोकेमिकल एक्टिविटी अगर सेल की होनी है जो होती है वो यहाँ पर हो जाएगी, ठीक है। ऑल्सो इन द लीवर सेल्स ऑफ वर्टिब्रेट्स यू विल सी दैट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज प्लेइंग अ क्रूशियल रोल इन डिटॉक्सिफाइंग मैनी पॉइजन्स एंड ड्रग्स, ठीक है। डिटॉक्सिफाइंग में भी काम आता है वर्टिब्रेट्स के लीवर सेल में। उसके बाद हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। अब अगला है हमारा गोल्गी अपैरेटस, या आप जैसा प्रोनाउंस करना चाहो गोल्गी या गोल्जी जो भी कहना चाहो, जो कि डिस्कवर किया था कैमिलो गोल्गी ने, इसलिए नाम उसका हो गया है। तो इतना इंपॉर्टेंट ये है नहीं, ये ऑफन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही, जो ऊपर है ना उससे ही अटैच्ड होता है। इंपॉर्टेंट इसका ये पार्ट है कि ये पोस्ट ऑफिस है सेल का। पोस्ट ऑफिस मतलब जो मैन्युफैक्चरिंग और शिपिंग में आएगा, यानी कि बेसिकली पैकेजिंग गोल्गी अपैरेटस करता है। जो भी आपका प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी पैकेजिंग करना बिफोर दे आर सेंड टू द डेस्टिनेशन इज द वर्क ऑफ गोल्गी अपैरेटस। जैसे आप कभी पोस्ट ऑफिस जाते हो, अपना लेटर देते हो वहाँ पे, तो वो लेटर को पैक करके भेज देते हैं, वैसे ही गोल्गी अपैरेटस पोस्ट ऑफिस है सेल का। एंड इसका अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो कुछ इस तरीके से ये पैरेलली अरेंज्ड होते हैं। ये भी सिस्टर्ने हैं, जो फोल्ड्स हैं ना ट्यूब्स, ये सिस्टर्ने हैं, इस तरीके से पैरेलली आपस में अरेंज होते हैं, ठीक है। दे आर मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स, वे आर फ्लैट सैक्स जस्ट लाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बट दे आर अप्रोक्सीमेटली पैरेलली अरेंज्ड। गोल्गी अपैरेटस को अगर हम अपने ऊपर वाले डायग्राम में एक बार देखना चाहें, डायग्राम्स देखते रहा करो, उससे आपको ज्यादा याद रहेगा। देखो ये गोल्गी अपैरेटस को आप देखो, जो कि दोनों में ही है, कहाँ है, इसमें भी होगा, देखो ऐसे पैरेलली अटैच रहेंगे, पैरेलली अटैच रहेंगे गोल्गी अपैरेटस। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना कि ये पैकेजिंग हाउस है सेल की, पैकेज वगैरह करते हैं, पैकेजिंग वगैरह करते हैं। उसके बाद इनका इंपॉर्टेंट चीज़ है कि लाइजोसोम्स के फॉर्मेशन में भी इन्वॉल्व होते हैं। लाइजोसोम्स क्या होता है वो हम अभी आगे पढ़ने वाले हैं, तो वो उसमें भी, उसके भी फॉर्मेशन में इन्वॉल्व रहते हैं। ये भी प्लांट्स और एनिमल सेल्स में होता है, ऊपर अभी हमने देखा। अब बात कर लेते लाइजोसोम्स की। लाइजोसोम्स जो होते हैं वो हैं बहुत ही विचित्र तरीके के। इनको सुसाइडल बैग कहा जाता है। क्यों सुसाइडल बैग कहा जाता है वो अभी हम जल्दी समझते हैं। लाइजोसोम्स के अंदर, ठीक है, लाइजोसोम्स भी प्लांट और एनिमल सेल्स दोनों के अंदर प्रेजेंट होता है। इनके अंदर सेलुलर डाइजेशन होता है, यानी कि सेल का डाइजेशन।
दे आर फिल्ड विथ डाइजेस्टिव एंजाइम्स, बहुत इंपॉर्टेंट, इस पे क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम्स में। दे आर फिल्ड विथ हाइड्रोलिटिक 50 टाइप्स ऑफ हाइड्रोलिटिक एंजाइम, 50 तरीके के हाइड्रोलिटिक एंजाइम, 50 मतलब 40 से 50 टाइप्स के एंजाइम्स आपको अलग अलग लाइसोसोम्स में देखने को मिल जाएंगे। और वो इतने पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं कि दे आर केपेबल ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑल द टाइप ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल, कोई भी ऑर्गेनिक मटेरियल है उसको ब्रेक डाउन कर लेते हैं, ठीक है, चाहे वो मतलब सेल खुद क्यों ना हो, खुद को भी वो ब्रेक डाउन कर लेते हैं, इसीलिए तो खुद को सुसाइडल बैक कहते हैं। जब सेल डैमेज हो जाता है दे बर्स्ट, ठीक है, आफ्टर बर्स्टिंग जो इसके अंदर के एंजाइम्स होते हैं वो एंजाइम्स खुद के सेल को ही डाइजेस्ट कर जाते हैं, दे डाइजेस्ट देयर ओन सेल, वो एंजाइम जिसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए इनको सुसाइडल बैक कहा जाता है ऑफ सेल, ठीक है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है ये। और कोई भी और मटेरियल वगैरह आ रहा है वो उसको डाइजेस्ट कर जाएंगे या ब्रेक डाउन कर लेंगे, गॉट इट। तो दिस इज इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ लाइसोसोम्स एंड प्रेजेंट इन बोथ सेल, प्लांट एंड एनिमल सेल। उसके बाद हम आते हैं माइटोकॉन्ड्रिया पे। माइटोकॉन्ड्रिया भी प्लांट और एनिमल सेल दोनों के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इंपॉर्टेंट चीज माइटोकॉन्ड्रिया की ये है ना कि ये सेमी ऑटोनॉमस होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। आपने माइटोकॉन्ड्रिया तो बहुत सुना होगा, पावर हाउस ऑफ द सेल, पावर हाउस ऑफ द सेल, राइट। तो पावर हाउस क्यों है? क्योंकि बहुत सारा इसके पास, पहली बात तो ये पावर जनरेट करता है एक तरीके से, ठीक है, जिसे हम कहते हैं हमारी एनर्जी जो एटीपी है वो कहते हैं। एटीपी मतलब एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट एक तरीके से सेल की एनर्जी करेंसी होती है ये, ठीक है, जिससे सेल को जो भी एनर्जी चाहिए होती है यहाँ से प्रोवाइड होती है काम करने के लिए। एरोबिक रेस्पिरेशन का साइट प्रोवाइड करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, और वहाँ पे एटीपी का प्रोडक्शन करते हैं जो कि सेल की एनर्जी करेंसी है। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ सेल एंड दे हैव देयर ओन डीएनए, आरएनए, राइबोसोम्स। इनमें डीएनए, आरएनए, राइबोसोम्स, इतनी सारी चीजें प्रेजेंट होती हैं जो कि सेल के अंदर भी होती हैं, इनके अंदर खुद भी ये सारी प्रेजेंट होती हैं, इसलिए इनको सेमी ऑटोनॉमस कहते हैं कि खुद ही आधा फंक्शन तो ये कर सकते हैं खुद का। एंड दे आर डबल मेम्ब्रेनस, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट है माइटोकॉन्ड्रिया, प्रोडक्शन कर रहा है, पावर हाउस है सेल का, तो इसलिए इनमें दो मेम्ब्रेन्स होती है, एक इनर मेम्ब्रेन और एक आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है। तो जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो फोल्डेड होती है अंदर को इस तरीके से, ये देखो ऐसे, इस तरीके से इनर मेम्ब्रेन फोल्डेड है अंदर, और जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो इस तरीके से पोरस होती है। पोरस मतलब उससे चीजें पास होकर के अंदर जाती हैं, तो ये आपकी आउटर मेम्ब्रेन होगी। इनर मेम्ब्रेन जो फोल्डिंग हुई है ना, इस फोल्डिंग को हम क्रिस्टे कहते हैं। क्या कहते हैं इस फोल्डिंग को? दिस इनर मेम्ब्रेन हैज इनर फोल्डिंग विच इज कॉल्ड क्रिस्टे। तो ये जो फोल्डिंग हो रखी है ना, ये इसको हम क्रिस्टे कहते हैं, गॉट इट। एंड अब इसमें थोड़ा सा आप इसका स्ट्रक्चर देखो अगर, तो इसके अंदर राइबोसोम्स आपको देखने को मिल रहा है, डीएनए देखने को मिल रहा है, इसमें आरएनए भी होता है, और ये जो अंदर ये चीज जिसके अंदर ये चीजें इंबेडेड है वो मैट्रिक्स है इनका, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया। नाउ याद रखना कि माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेनस होते हैं, एज आई हैव टोल्ड यू, अभी इनर और आउटर मेम्ब्रेन मैंने आपको बताया। उसके बाद जो नेक्स्ट हम चीज देख रहे हैं वो है सेंट्रोजोम। सेंट्रोजोम बहुत इंपॉर्टेंट है कि दे आर प्रेजेंट इन ओनली एनिमल सेल्स। सेंट्रोजोम्स आपको सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल्स में देखने को मिलेंगे। देयर नेम इज सेंट्रोजोम। तो ये सेंट्रोजोम क्या करते हैं? सेल डिवीजन में काम आते हैं। आप याद ऐसे कर रख सकते हो कि जो सेल है उसको सेंटर से काट दिया तो सेल डिवाइड हो गया, दो सेल बन गए, तो सेंट्रोजोम। तो सेंट्रोसोम सेल डिवीजन में काम आते हैं, दे रेगुलेट सेल डिवीजन। जब सेल डिवीजन होने वाला होता है तो जो सेंट्रोसोम होते हैं खुद को डुप्लीकेट कर लेते हैं, ठीक है। सेल डिवीजन होने वाला है तो जो सेंट्रोसोम होगा वो खुद को डुप्लीकेट कर लेगा, और डुप्लीकेट करने के बाद जैसे ही डिवीजन शुरू होता है, ठीक है, तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करने लगती है। इस डायरेक्शन में जाएगा, ये इस डायरेक्शन में चला जाएगा। सो एज डिवीजन बिगिंस द टू सेंट्रोसोम्स मूव टू द ऑपोजिट एंड ऑफ द सेल, ताकि बाद में सेल बीच से डिवाइड हो जाए और दो सेल्स बन जाए। तो सेल डिवीजन में काम आते हैं, गॉट इट। और इनके अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स ऑफ सेल्स जो इनके अंदर लोकेटेड होते हैं, जो माइक्रोट्यूब्यूल छोटे छोटे ट्यूब्स लोकेटेड होते हैं इसके अंदर, उन्हीं को हम लोग सेंट्रियोल कहते हैं। उस सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर को सेंट्रियोल कहते हैं सेंट्रोसोम के अंदर, ठीक है। दे हैव सिलेंड्रिकल फॉर्म अरेंजमेंट कॉल्ड सेंट्रियोल। किसने डिस्कवर किया था ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, तो उसको आप मत ही देखो। उसके बाद सेंट्रोसोम के बाद जो अगला हमें देखना है सेल ऑर्गेनल, वो है वैक्यूल्स। ये प्लांट और एनिमल सेल दोनों में होता है। मैंने वैक्यूल्स के बारे में पहले भी आपको प्लांट टिश्यू पढ़ाते वक्त भी बताया था, तो प्लांट टिश्यू में भी आपने इसके बारे में जाना होगा। ये इसको डिस्कवर किया था एंटन वन ल्यूवेनहॉक ने, ठीक है, जिन्होंने थोड़ा एडवांस माइक्रोस्कोप देकर के लिविंग पॉन्ड मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म दिखा था पॉन्ड के अंदर। आपको पता है उन्होंने वैक्यूल्स का डिस्कवरी की थी। जो वैक्यूल्स होते हैं ना प्लांट में, मैंने बताया था एक बड़ा सा वैक्यूल, पहले देख लो एनिमल सेल और प्लांट सेल, ठीक है। एनिमल सेल में छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं, स्मॉल वैक्यूल्स, ऊपर मैंने डिस्कस किया हुआ है। और प्लांट सेल में बड़े वैक्यूल होता है, एक लार्ज वैक्यूल होता है प्लांट सेल के अंदर। तो वो जो लार्ज वैक्यूल होता है, इट ऑक्यूपाइज 50 to 90% ऑफ द प्लांट सेल स्पेस। प्लांट सेल का स्पेस लगभग 50 से 90% तो वैक्यूल ही ले जाता है।
एंड काम क्या क्या आते हैं, जो वैक्यूल्स होते हैं वो वाटर स्टोरेज के बेसिकली काम आते हैं, जैसे कि वाटर का स्टोरेज हो गया, न्यूट्रिएंट्स का स्टोरेज हो गया, या वेस्ट का स्टोरेज करके रखा हुआ है उन्होंने जिसको बाद में जो साफ करेंगे। और जो प्लांट सेल वैक्यूल होते हैं दे आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग वाटर, वो भी वाटर को स्टोर करते हैं। पुश अगेंस्ट द वॉल, मतलब वॉल के अगेंस्ट पुश करके रखते हैं सेल को, ताकि जो सेल है वो रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं, रिजिड रहे सेल, टर्जिडिटी प्रोवाइड करते हैं सेल को एक तरीके से, जो वैक्यूल्स होते हैं, तभी इतने बड़े से वैक्यूल प्रेजेंट होते हैं प्लांट सेल के अंदर। दे कीप प्लांट रिजिड एंड स्टोर वेरियस अदर सब्सटेंसेस, तो बहुत सारे सब्सटेंसेस को स्टोर करते हैं, तो एक तरीके से स्टोरेज का ये काम करते हैं। एक छोटी चीज मैं आपको बताना चाहूँ, जैसे कि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे अमीबा हो गया, अमीबा के अंदर जो वैक्यूल होता है वो उसमें वो लोग उस फूड को, जो फूड उन्होंने कंज्यूम किया है ना, उसको स्टोर कर लेते हैं, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी वो सिंगल सेल है, एक वैक्यूल उनके पास जो होगा उसमें अपने फूड को स्टोर कर लेते हैं। तो ये भी आप थोड़ा इसको ध्यान में रखना। उसके बाद हमने वैक्यूल देख लिया, सेंट्रोजोम देख लिया, अब हम पढ़ते हैं आखिरी टॉपिक या आखिरी सेल ऑर्गेनेल, जो कि है प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल में क्या प्रेजेंट होता है, जैसे सेंट्रियोल हमने पढ़ा, अभी सेंट्रोजोम पढ़ा ना, कहाँ गया हमारा प्लांट का वो, हाँ, तो जो सेंट्रियोल होता है वो प्रेजेंट होता है सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में। एक बार हम लोग वापस से डायग्राम को देख लेते हैं। आप लोकेट कर पा रहे हो प्लांट सेल में, पहले कहाँ गया, पहले प्लास्टिड नहीं लोकेट कर पाओगे क्योंकि इसमें प्लास्टिक बना नहीं है, ठीक है, और सेंट्रियोल लेकिन बना हुआ है। तो सेंट्रियोल देखो, जो सेंट्रियोल है सिर्फ और सिर्फ आपका एनिमल सेल में है, और ये सेल डिवीजन के वक्त काम आएगा क्योंकि ऐसे डिवाइड हो जाएगा सेल, राइट। एंड जो क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट ही प्लास्टिड का टाइप है, याद रखना ये। तो आप प्लास्टिक तो नहीं लोकेट कर पाओ बट क्लोरोप्लास्ट तो लोकेट करो ना, ये देखो ये रहा क्लोरोप्लास्ट। इट वाज डिस्कवर्ड बाय अर्नस्ट हैकेल, ठीक है, अर्नस्ट हैकेल ने प्लास्टिड्स को डिस्कवर किया था। ये डबल मेम्ब्रेनस होता है जस्ट लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया तो दोनों में होता है प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स में, बट प्लास्टिड्स भी माइटोकॉन्ड्रिया की तरह थोड़े डबल मेम्ब्रेनस होते हैं। ये रहा इनका स्ट्रक्चर, अगर आप देखो तो एक इनर मेम्ब्रेन होगी और एक आउटर मेम्ब्रेन होगी, दो तरीके की मेम्ब्रेन होगी। ये भी सेमी ऑटोनॉमस होते हैं। सेमी ऑटोनॉमस मतलब इनमें डीएनए, आरएनए और राइबोसोम्स होते हैं प्लास्टिड्स में। तो याद रखना, माइटोकॉन्ड्रिया सेमी ऑटोनॉमस, ठीक है, प्लास्टिड्स ये भी सेमी ऑटोनॉमस होते हैं, ठीक। इनके दो टाइप्स आपको देखने को मिल जाएंगे प्लास्टिड्स के लार्जली, एक है क्रोमोप्लास्ट और एक है ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट नहीं बोला है मैंने, क्रोमो बोला है। क्रोमो मतलब कलर, यानी कि ऐसे प्लास्टिड जिनमें कलर्ड पिगमेंट्स हैं उनको हम कह देंगे क्रोमोप्लास्ट, और जो कलरलेस है या व्हाइट कलर के उनको कह देंगे ल्यूकोप्लास्ट। जो ल्यूकोप्लास्ट होते हैं वो स्टार्च, लिपिड्स, प्रोटीन इनका स्टोरेज करते हैं, या फिर फैटी एसिड्स और अमीनो एसिड्स के सिंथेसिस में काम आते हैं प्लांट्स के अंदर, ठीक है। लेकिन जो क्रोमोप्लास्ट होते हैं, अगर उनमें येलो कलर का पिगमेंट है जिसे ज़ैंथोफिल कहते हो तो वो दूसरा प्लास्टिड रहेगा। ग्रीन कलर का पिगमेंट है जिसे आप क्लोरोफिल कहते हो तो उस वाले प्लास्टिड को हम क्लोरोप्लास्ट कह देंगे। अगर ग्रीन कलर का पिगमेंट क्लोरोफिल है तो उसे हम क्या कह देंगे, क्लोरोप्लास्ट। तो ये क्लोरोप्लास्ट की डायग्राम यहाँ मैंने बनाई है कि क्लोरोप्लास्ट कैसा दिखता है। तो क्लोरोप्लास्ट भी सेमी ऑटोनॉमस ही होगा ना, क्योंकि ये प्लास्टिड, इसमें डीएनए, आरएनए और राइबोसोम्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो क्लोरोप्लास्ट की एक बार आप डायग्राम हल्का सा देख लो कि ये आपका ऐसा क्लोरोप्लास्ट होता है जिसमें ऐसे छोटे छोटे ये जो चीजें गोल गोल सी ना, इनको हम कहते हैं थाइलाकॉइड, ठीक है, थाइलाकॉइड होते हैं। इस थाइलाकॉइड में ही जो आपका क्लोरोफिल होता है ना, ग्रीन कलर का पिगमेंट, वो प्रेजेंट होता है थाइलाकॉइड्स में ही। क्लोरोप्लास्ट के इन थाइलाकॉइड्स में ग्रीन कलर के पिगमेंट्स प्रेजेंट होंगे। और जो क्लोरोफिल होता है उसमें मैग्नीशियम होता है। क्या होता है क्लोरोफिल में, मैग्नीशियम होता है, याद रखिएगा एग्जाम में आ सकता है, क्लोरोफिल कंटेन्स मैग्नीशियम। अभी जो थाइलाकॉइड्स हैं ऐसे सैक में अरेंज होती हैं, इन सैक को ही हम ग्रेनम कह देते हैं। क्या कहते हैं, ग्रेनम। एक सैक को ग्रेनम कहेंगे और इतने सारे सैक्स आपको देखने को मिल जा रहे हैं। तो ये सैक्स आपस में कनेक्टेड होते हैं लैमेला से, लैमेला इनको ज्वाइन करता है, देखो लैमेला इज ज्वाइनिंग देम। तो थाइलाकॉइड के सैक को ग्रेनम और ये आपस में लैमेला इनको ज्वाइन कर रहा है ग्रेनम्स को। और जिस मैट्रिक्स में इम्बेडेड है ना, जिस मैट्रिक्स में ये सारी चीजें इम्बेडेड है उसको हम स्ट्रोमा कहते हैं। क्या कहते हैं, स्ट्रोमा कहते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट कितना इंपॉर्टेंट होता है ग्रीन प्लांट्स के लिए, है ना, उसमें क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट में ग्रीन पिगमेंट्स होते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस के काम आते हैं, और दे हैव मैग्नीशियम आल्सो। विद दिस वी आर डन विद द होल टॉपिक, राइट। हमने सारे टॉपिक्स को बहुत डिटेल में देखा है, तो क्वेश्चन इससे बाहर तो नहीं जाना चाहिए। मेक श्योर कि आप इसे रिवाइज कर लें एक बार, क्योंकि काफ़ी इन्फॉर्मेशन थी तो आपको वो सब तो याद ना रहे, तो एक बार रिविजन ज़रूर कर लेना। और अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थोड़े से देख लेते हैं। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, मैंने ढूंढ के लाए हुए हैं, हमने ढूंढ के इसको अरेंज किया है। तो आपको एक बार सारे क्वेश्चन को देखना है, तभी तो पता चलेगा जो पढ़ा है वो पढ़ा ठीक से है कि बस ऐसे ही पढ़ा है।
ठीक है, जैसे लास्ट टाइम ही देखो क्वेश्चन आ रखा है, 2024 में आया था क्वेश्चन कि लाइसोसोम्स को लेकर के कौन सी स्टेटमेंट इसमें से नॉट करेक्ट है। आर दे वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम? यस। दे ब्रेक डाउन ऑल इनऑर्गेनिक मटेरियल्स? इनऑर्गेनिक मटेरियल, मैंने तो आपको ऑर्गेनिक मटेरियल बताया था। ऑर्गेनिक क्या क्या होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, लिपिड्स हो गए, ठीक है, या फिर कोई वॉर्न आउट सेल हो गया, वो सेल जो खराब होने लगा, डैमेज होने लगा, तो खुद को वो लोग बस्ट कर जाएंगे कोई, ठीक है। तो क्या यह आपको सही लग रहा है? मुझे तो यही गलत लग रहा है। आप आगे भी ऑप्शन देख लो, क्या है सुसाइडल बैग से? यस। दे डू दे स्टॉप एंट्री ऑफ फॉरेन मटेरियल्स, मतलब एंट्री नहीं स्टॉप करते, बट कोई फॉरेन मटेरियल आ जाएगा तो उसको वो लोग डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, तो इसलिए डी भी आपका करेक्ट ऑप्शन है। तो गलत ऑप्शन इसमें क्या है आपका? ऑप्शन बी, इट इज नॉट करेक्ट। ओके, याद रखना ऑर्गेनिक मटेरियल्स को ब्रेक डाउन करते हैं लाइसोसोम्स, ठीक है, याद रखना, नॉट इनऑर्गेनिक। फिर क्वेश्चन आ रखा है कि विच ऑफ द टू फॉलोइंग टू सेल ऑर्गेनल्स हैव देयर ओन जेनेटिक मटेरियल? खुद का जेनेटिक मटेरियल यानी डीएनए किसके पास होता है? अच्छे से पढ़ा है हमने, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास होता है क्या? नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स के पास होता है, ठीक है। तो सी वुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और भी क्वेश्चन है कि एनर्जी सेल्स जो है कौन से सोर्स से पाते हैं, तो आपको एटीपी पता है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, और ये आपकी किस में बनता है? माइटोकॉन्ड्रिया में, पावर हाउस ऑफ द सेल। देन क्वेश्चन वाज कि सेल मेम्ब्रेन को लेकर के कौन सा करेक्ट है? दे आर कंपोज्ड ऑफ फोस्फोलिपिड्स ओनली, they are composed of proteins only, they are composed of phospholipids and proteins only, they are composed of phospholipids, proteins, cholesterol, जो कि लिपिड्स होते हैं। तो आंसर डी होगा ना करेक्ट। आपने देखा था फोस्फोलिपिड्स की बाइलेयर होती है, सॉरी, जो आपका हेड होता है वो बाहर की ओर होता है, अंदर की ओर टेल होता है, इस तरीके से जो है फोस्फोलिपिड की लेयर रहती है, और उस लेयर में आपके अंदर उसके अंदर आपने देखा था कि क्या थे? प्रोटीन मॉलिक्यूल्स थे, फैट की चेन थी, यानी कोलेस्ट्रॉल भी था, और फोस्फोलिपिड तो है ही है। तो आंसर डी सही होगा। इसलिए आपको मैंने कहा था थोड़ा डिटेल में पढ़ना, क्योंकि क्वेश्चन पूछ लेते हैं हल्का सा डेप्थ में। वैसे ही पूछा है कि जो मोस्ट प्लांट्स की जो लीव्स हैं वो ग्रीन क्यों अपीयर होती हैं? क्यों? क्योंकि उनमें ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल होता होगा। पर क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। देखो क्वेश्चन क्या है कि क्यों हमें ग्रीन ही क्यों दिखता है? दे अब्जॉर्ब रेड एंड ब्लू लाइट and reflect green light, they absorb green light, they absorb green light and reflect red and blue light, they reflect red light and absorb blue and green light। देखो जो आरजीबी होता है, रेड, ग्रीन एंड आपका ब्लू कलर, तो आरजीबी में से हमें सिर्फ ग्रीन ही दिख रहा है, इसका मतलब है सिर्फ ग्रीन ही रिफ्लेक्ट कर रही है वो पत्तियां, बाकी जो ब्लू और रेड है उनको एब्जॉर्ब कर ले रही हैं, राइट। सो दे आर रिफ्लेक्टिंग ओनली ग्रीन लाइट एंड दे आर ऑब्जॉर्विंग अदर टू। तो कौन सा ऑप्शन कह रहा है? ये डी ऑप्शन कह रहा है, दे रिफ्लेक्ट रेड एंड ब्लू एंड ग्रीन लाइट एब्जॉर्ब कर रही है। आपका फिजिक्स का भी एक तरीके से क्वेश्चन हो गया रिफ्लेक्शन पे। उसके बाद और क्वेश्चन एक बार देख लो, प्रोकैरियोट सेल में क्रोमोसोम्स नंबर कितने होते हैं? अभी तो मैंने आपको बताया था कि प्रोकैरियोट्स में अच्छे से डेवलप नहीं होता है, एक न्यूक्लियोइड होता है, ठीक है, वो अच्छे से डेवलप नहीं होता है न्यूक्लियस, तो उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल इस तरीके से स्प्रेड होते हैं, और वो एक ही होते हैं, लगभग सर्कुलर शेप में होते हैं। तो एक ही क्रोमोसोम नंबर मेनली आपको मोस्ट प्रोकैरियोट्स में दिखेगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वाज आस्किंग यूकैरियोटिक सेल जो कि थोड़े ज़्यादा एडवांस्ड होते हैं, तो कौन सी ऐसी चीज़ है जो एक्सक्लूसिवली यूकैरियोटिक सेल्स में मिलती है? एक्सक्लूसिवली आपको यूकैरियोटिक्स में ही दिखेगी। सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लिक एसिड और माइटोकॉन्ड्रिया। आंसर वुड बी माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि न्यूक्लिक एसिड आपको यूकैरियोट्स में भी देखने को मिल जाएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपको प्रोकैरियोट्स में भी देखने को मिल जाएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में आपको प्रोकैरियोट्स में देखने को मिल जाएगा। सेल वॉल तो यूकैरियोट्स में एनिमल में होता भी नहीं है, तो सेल वॉल एक्सक्लूसिवली जरूरी नहीं है यूकैरियोट्स में, क्योंकि एनिमल सेल्स में तो नहीं होता है जो है सेल वॉल। तो इसका आंसर माइटोकॉन्ड्रिया है, जो एक्सक्लूसिवली आपको यूकैरियोट्स में ही देखने को मिलता है, पावर हाउस ऑफ द सेल, इट इज नॉट प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट्स। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन है कि प्रोकैरियोटिक सेल में क्या चीजें नहीं प्रेजेंट होती हैं। फिर से देखो क्वेश्चन रिपीट किया कि विच कंटेन देयर ओन डीएनए, क्वेश्चन रिपीट हुआ ना, मैंने कहा था क्वेश्चन रिपीट करते हैं सेल्स में, तो वही है, ठीक है। और भी क्वेश्चन थे कि नॉट प्रेजेंट इन द लिविंग, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज नॉट प्रेजेंट इन लिविंग सेल्स, क्या चीज़ है जो लिविंग सेल्स में हमेशा नहीं प्रेजेंट रहती हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, जेनेटिक मटेरियल और सेल वॉल। सेल वॉल जरूरी थोड़े है, क्योंकि एनिमल सेल में होती ही नहीं है, तो जरूरी नहीं है कि हर लिविंग सेल में सेल वॉल हो, पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म में जेनेटिक मटेरियल तो जरूर होने चाहिए। तो ऐसे ही काफी सिंपल और कुछ कुछ डेप्थ में भी क्वेश्चन आते हैं। देखो ये क्वेश्चन देखो कि बैक्टीरियल सेल किससे बना हुआ है? पेप्टिडोग्लाइकन से, हमने पढ़ा था ना, यस। फंगल सेल किससे बना होता है? सेलुलोज से? नो, इट इज मेड अप ऑफ चिटिन, हमने पढ़ा था।
एनिमल सेल लैक सेल वॉल एंड हैव एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स मेड अप ऑफ शुगर एंड प्रोटीन्स। हमें पता है कि एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता है, बट दूसरी स्टेटमेंट शायद आपको कंफ्यूज करती है। बट ऑप्शंस देखो, आपको पता है कि सेकंड ऑप्शन जो है वो करेक्ट नहीं है, तो सेकंड ऑप्शन एलिमिनेट कर दो। सेकंड ऑप्शन एलिमिनेट करने से हमें पता चल गया 1 एंड 3 करेक्ट है, यानी कि फर्स्ट एंड थर्ड करेक्ट है। तो एलिमिनेशन से भी आ जाएगा अगर आपने पढ़ा हुआ है चीज़। तो इसलिए टॉपिक्स को पढ़ के जाओ। फंजाई से रिलेटेड क्वेश्चन था, ठीक है, कि देयर सेल वॉल इज मेड ऑफ चिटिन, यस। दे हैव फिलामेंटस माइसीलियम। अब थोड़ा सा आपको फंजाई के बारे में पता होना चाहिए। जो ये होते हैं इनमें फिलामेंटस माइसीलियम, जिसे मतलब हाइफे कहते हैं, ये स्ट्रक्चर आपको फंजाई में ही मिलता है। तो इसलिए ये वाला स्टेटमेंट भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। दे कैरी आउट फोटोसिंथेसिस एंड दे हैव एसेक्सुअल स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड, ये भी है। मतलब वो फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं, क्योंकि क्या उनमें क्लोरोप्लास्ट होता है, उनमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, उनमें ग्रीन पिगमेंट नहीं होते हैं ना, क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है जिससे फोटोसिंथेसिस होता है। तो सी वुड बी योर राइट आंसर, ठीक है। और उसके साथ और भी क्वेश्चन है सारे। डाइजेस्टिव एंजाइम्स किस में प्रेजेंट होते हैं, कौन करता है डाइजेशन, लाइसोसोम्स करते हैं, है ना। दिख रहे हो कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे। सारे क्वेश्चन आप देख लेना और उनको अच्छे से आप सॉल्व कर लेना, राइट। और बिना सॉल्व किए तो मत जाना, इतना हमने अच्छे से पढ़ा है तो एटलीस्ट हमें पता तो चलना चाहिए, आर वी एबल टू डू द क्वेश्चन विच वर प्रीवियसली आस्क्ड और नॉट। ओके, नाउ विद दिस आई एम डन विद द होल टॉपिक। सेल को लेकर के जितना भी मैंने आपको पढ़ाया है आपको अच्छे से रिवाइज कर लेना है, और एग्जाम में क्वेश्चन आए तो अच्छे से रीड करना स्टेटमेंट्स को, क्योंकि कभी कभी हम स्टेटमेंट रीड करने में भी गलती कर देते हैं, नॉट करेक्ट या करेक्ट भी नहीं रीड करते हैं, राइट। नाउ आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद अनदर रिविजन वीडियो। और आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखो, अच्छे से पढ़ाई करो, मैथ्स प्रैक्टिस करो और इंग्लिश प्रैक्टिस करो। साइंस में जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो हम आपको कवर करवा रहे हैं, और साथ साथ आपको टारगेट्स भी मिलते रहते हैं कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो उसके लिए टेलीग्राम चैनल पे फॉलो कर लो हमको, ठीक है। आई विल नाउ सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।